डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये लेसन बीए सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बीए सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि स्वतंत्रता के समय एग्रीकल्चर की हालत कैसी थी, उद्योगों की हालत कैसी थी, देश के अंदर आधारित ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये मैंने आपको बताया मेरे पिछले वीडियो में। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी उसको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा शासित होती है तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए भारत अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है ये 4: कच्चे माल के स्रोत, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, शोषण और संपत्ति का निकास। ये 5 पॉइंट मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताए थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरी विशेषता। पहली विशेषता क्या थी? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। और दूसरी विशेषता है अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने भारत में अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इस अर्थव्यवस्था में एक ओर तो सरकार और दूसरी ओर सामंत होते हैं और दोनों को ही अधिकार होता है, इसलिए इसको अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दोनों ही मिलकर जो है वो लोगों को किसानों का शोषण करते थे। सामंत का मतलब उन लोगों से था जो अंग्रेज सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जो अंग्रेज सरकार के लिए उत्तरदायी थे। भारत में इनको जमींदार कहा गया। इस सामंतवाद की शुरुआत उस समय हुई जबकि सामंतवाद पूरे संसार से विदा किया जा रहा था। अंग्रेजों ने भारत में जिस अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की उसमें ये विशेषताएं थी। पहला, इसमें भूमि के मालिकों को किराएदारों में बदल दिया गया। भूमि के मालिकों को इसके लिए ना तो कोई हर्जाना दिया गया और ना कोई भावी सुरक्षा। इस अर्थव्यवस्था की यह विशेषता थी कि जमींदार भूमि का किराया बेतहाशा बढ़ा देते थे। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, ना कोई पैमाना था। जब चाहे तब वो भूमि का किराया बढ़ा देते थे। अगर किसान जंगलों से कमाता या मछलियों से कमाता या कृत्रिम साधनों से खेत को पानी देकर खेती करता तो उसके ऊपर सरकारी लगान बढ़ा दिया जाता था। यानी कि अगर किसान कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, अतिरिक्त धन पैदा कर रहा है, तो उसके ऊपर लगान भी बढ़ा दिया जाता था। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था में आध बटाई प्रणाली की शुरुआत की। जो किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो अपने खेत को आध बटाई पर उन लोगों को दे देते थे जो उस पर खेती करते थे और आय का आधा हिस्सा स्वयं ले जाते थे। जमींदार किसानों से बेगार लेते थे। बेगार मतलब भेंट, जैसे जन्म के समय भेंट, शादी के समय, हाथी या घोड़ा या जानवर खरीदने के समय, या परिवार में किसी सदस्य के मरने के बाद प्रीति भोज के लिए भेंट। यानी कि किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर होता था। समय समय पर उनको जमींदारों को कुछ ना कुछ देना पड़ता था। जमींदारों को अर्ध न्यायिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इसका अर्थ यह था कि वे न्याय भी करते थे। इससे उनका राजनीतिक दबदबा भी बना रहता था क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि लगान वसूल करने और सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए थे। उस समय जो कृषि की उत्पादन की टेक्निक थी वो पुरानी थी। कृषि उत्पादन परिवार का पेट भरने के लिए किया जाता था, न कि बेचने के लिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी। ये दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। दूसरी विशेषता है अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपने ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। इसको समझना है और समझकर अपनी तरीके से लिखना है। तीसरी विशेषता है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। जिस देश में गरीबी होती है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है,
लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है और विकास की दर लगभग शून्य होती है, ऐसे देश को पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जिस देश में गरीबी होती है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है, लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, विकास की दर शून्य होती है, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी 6 पॉइंट्स। तो फर्स्ट कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है उसको हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत पिछड़ी हुई थी। KPM सुंदरम ने कहा कि स्वतंत्रता के समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे कम थी। गरीबी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की यह विशेषता होती है कि वहां पर गरीबी पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड वर्क्स इन इंडिया में लिखा कि भारत की 40 करोड़ जनसंख्या अपर्याप्त भोजन पर अपना जीवन निर्वाह करती है। अधिकांश लोगों की आय कम थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में केवल एक समय ही भोजन ग्रामीण जनता को मिल पाता था। भारत की अधिकांश जनता के भोजन में चीनी, मांस, चिकनाई और तेल आदि की मात्रा बहुत ही कम होती थी। पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था। मजदूरी, थर्ड पॉइंट है, मजदूरी बहुत कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए भी पिछड़ी हुई थी कि यहाँ मजदूरी की दर बहुत नीची थी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार यहाँ के मजदूरों की वास्तविक मजदूरी दरें अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप घट गई थी, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के समय इनमें कुछ सुधार अवश्य हुआ, लेकिन फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे थी मजदूरी की दर। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, परंपरागत कृषि। भारत में अर्थव्यवस्था परंपरागत कृषि, भारत में कृषि परंपरागत तरीके से की जाती थी। हल और बैल के द्वारा खेती की जाती थी। कमजोर औद्योगिक ढांचा, भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए पिछड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ औद्योगिक ढांचा कमजोर था। ब्रिटेन की नीतियों के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत उद्योग नष्ट हो चुके थे। यद्यपि कुछ नवीन उद्योगों की स्थापना की शुरुआत अवश्य की गई थी, जैसे लोहा, कपड़ा और जूट के मिलों की स्थापना आदि, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण नहीं कहा जा सकता। छठवां जो पॉइंट है वो है जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर वितरण। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर वितरण किया गया था, इसलिए हम इसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट था पिछड़ी अर्थव्यवस्था और फोर्थ पॉइंट है गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था। जब किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, तो उसको हम गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, सुस्त अर्थव्यवस्था थी। एक सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? पहला, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। ब्रिटिश सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार थी कि हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था बन गई। भारत ब्रिटिश सरकार की एक कॉलोनी था, कॉलोनी यानी उपनिवेश। भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। इसका प्रशासन ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था। उसके द्वारा ही भारत के संबंध में नीतियां बनाई जाती थी। ब्रिटेन की नीतियों के कारण भारत को लाभ तो हुआ कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि रेल की पटरियां उन्होंने बिछाई, लेकिन वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बिछाई थी। तो रेल की पटरियां बिछाई, शांति और व्यवस्था में उन्होंने सुधार किया, थोड़ा एजुकेशन में भी, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने हमारे देश का शोषण किया, है ना। तो ये ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट है भूमि कर और भू स्वामित्व संबंधी नीति। जो उनकी नीति थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, वो किसानों का स्वामित्व समाप्त करके उन्हें जमींदारों पर की कृपा पर छोड़ने की रही। माने जो मालिक थे पहले जमीन के, वो मालिक ना रहे, बल्कि जमींदारों को अधिकार दे दिया गया कि वो किसानों से लगान वसूल करें, बहुत तगड़ा, और किसानों का शोषण होता था। तो भूमि कर के संबंध में और भू स्वामित्व के संबंध में जो गवर्नमेंट की नीति थी, अंग्रेज सरकार की जो नीति थी, उसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था एक सुस्त अर्थव्यवस्था थी।
क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ मैक्सिमम लोगों की कमाई का जरिया कृषि था। तीसरा है औद्योगिक और वाणिज्यिक नीतियाँ, ये भी जिम्मेदार थी। गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से कारण थे? ये कारण थे, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की जो औद्योगिक और वाणिज्यिक नीतियाँ थी वो इस प्रकार की थी कि भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले ले। वे ये चाहते थे कि उनका पक्का या तैयार माल भारत में बिके और भारत उनके लिए कच्चे माल की पूर्ति करे। तो इसके लिए उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। भारत के कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए। चौथा पॉइंट है संपत्ति का निकास। अंग्रेज भारत से काफ़ी संपत्ति ब्याज के रूप में या गृह खर्चों के रूप में ले गए। यदि इसको वो ना ले गए होते और उसे भारत के औद्योगिक विकास में लगाया होता तो भारत का स्थान औद्योगिक देशों में ऊंचे स्थान पर होता। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सब विशेषताएं थी। अगर आप इतना लिखेंगे, मेरे पिछले वीडियो को और मेरे इस वीडियो को मिलाकर आप पढ़िए, आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।